Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video shall be 23rd of November to 29th of November. That means 23rd November से लेके 29th November तक जो important developments हुई हैं economics के perspective से वो हम आज के lecture में cover करेंगे. तो बिना किसी देरी के ये देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स वी शैल कवर इन टुडेज लेक्चर. ऑलराइट, व्हाट विल वी कवर, एक एक करके देखते हैं. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में. जैसा कि यू नो आवर इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड-19 इंड्यूस्ड रिसेशन. उसके बाद हम रिकवर कर रहे हैं. अब उस रिकवरी की बहुत सारी टाइप्स हैं. कोई कहता है वी शेप्ड रिकवरी है, कोई कहता है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है. पर अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि इंडिया का जो रिकवरी पाथ है दैट इज फॉलोइंग अ के शेप्ड रिकवरी पाथ. तो वैसे तो हमने ये डिफरेंट कर्व्स करे हुए हैं प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस में कि के शेप्ड रिकवरी क्या होती है, वी शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड, जेड शेप्ड, ये सारी रिकवरी कर्व्स होते क्या हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं, ये सब हमने प्रीवियस में करा हुआ है. पर आज थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी पे कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या है, इंडिया में कैसे हो रही है और इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या ब्रॉडर टर्म्स में सिग्निफिकेंस होगा, वो हम करेंगे आज के लेक्चर में. सबसे पहले करेंगे इस चीज को. देन एक और इशू है ग्रीन बॉन्ड्स का. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा. ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ग्रीन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इट इज समथिंग रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंट रिलेटेड ये क्या फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है, क्या बॉन्ड है, इसको हम देखेंगे आज. देन वील कम टू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है. और डिमांड और सप्लाई में जब मिसमैच होता है तो इंपैक्ट प्राइसेस पे ही होता है. इफ डिमांड ओवरटेक्स सप्लाई देन प्राइसेस टेंड टू राइज. तो अभी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं. इसका कारण यह है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. नाउ इस चीज से शॉर्ट टर्म में पार पाने के लिए एक स्ट्रैटेजी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले इंप्लीमेंट करी थी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. अभी ये फिर से न्यूज में आ गए हैं क्योंकि प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं. तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे. देन एंड में हम करेंगे भारत गौरव स्कीम. ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए रेलवेज के थ्रू भारत गौरव स्कीम है. तो इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सर्विसेज में होगा. तो टूरिज्म प्रमोट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, रेलवेज एनहांस होंगी, ये सारे फायदे होंगे भारत गौरव स्कीम से. तो एंड में इसे ब्रीफ में देख लेंगे क्योंकि ये ट्रिविया बेस्ड टॉपिक है, रटने वाला ज्यादा टॉपिक है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. और एंड में जैसा हमेशा हम करते ही हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. बिकॉज आई एम वॉचिंग ऑल योर आंसर्स. मैं ये देखता हूं कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया कि नहीं आया. तो इसीलिए अपने आंसर्स लिखना नीचे बहुत ज्यादा जरूरी है. कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर्स लिखना. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. ऑलराइट, के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. नाउ के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है? सबसे पहले ये ग्राफ देखना आप. ये अगर मैं इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमी की बात करूं, अगर ये कर्व सिग्निफाइज इकोनॉमी और ये जो ब्लू वाली लाइन है दिस सिग्निफाइज सम पीपल जिनके पास पहले से ही अच्छी खासी वेल्थ थी, जिन्हें हम कहते हैं हैव्स, है ना, जिनके पास पहले से ही ठीक ठाक वेल्थ थी. और एक होते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैव नॉट्स, जो पुअर हाउस होल्ड्स थे, ऑलरेडी वल्नरेबल हाउस होल्ड्स थे. ये हैं आपके रेड लाइन में. ना जब कोविड-19 पैंडेमिक आया और उसकी वजह से जब रिसेशन आया तो ये दोनों ने रिसेशन फेस किया. देख सकते हो आप, दोनों लाइंस नीचे गिरी, ठीक है, और रिसेशन चलता गया. अब जब रिकवरी का टाइम है तो हम ये देख रहे हैं कि जो हैव्स हैं ब्लू लाइन वाले, ये लोग तो रिकवर कर रहे हैं अच्छे से, पर जो हैव नॉट्स हैं वो रिकवर तो क्या करेंगे, सेम भी पोजीशन में नहीं रह पा रहे हैं, वो डिक्लाइन करते जा रहे हैं. ना जैसे कि आप देख सकते हो ये जो शेप बन रही है रफली के शेप की बन रही है,
राइट? हेंस वी नेम इट के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि जो रिकवरी चल रही है ना इकोनॉमी की, वो जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, जितने भी लोग हैं, वो एक साथ रिकवरी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग रिकवरी कर रहे हैं, कुछ लोगों का डाउनफॉल हो रहा है, तो एक के शेप बन जाती है, राइट? डेफिनेशन देख लेते हैं के शेप की। A K-shaped recovery occurs when following a recession, different parts of the economy recover at different rates, times or magnitudes. Now, different parts of the economy recover at different times या rates. तो ये K-shaped recovery ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स इकोनॉमी के, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, मान लो वो रिकवर करता जा रहा है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो रिकवर नहीं कर रहे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, वो नीचे गिरते जा रहे हैं। इसे भी हम के शेप्ड रिकवरी कहेंगे। अच्छा, कुछ जो हाउस होल्ड्स हैं वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और कुछ हाउस होल्ड्स बिल्कुल नीचे गिरते जा रहे हैं, उसे भी हम के शेप्ड रिकवरी कहेंगे। तो पूरी इकोनॉमी एक साथ रिकवर नहीं कर रही है, डिफरेंशियल रेट्स ऑफ रिकवरी हैं, उस केस को हम के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ठीक है? This is in contrast to an even uniform recovery across sectors, industries, groups of people. ठीक है? A K-shaped recovery leads to changes in the structure of the economy. Obviously, पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे और कुछ सेक्टर बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगे। As economic outcomes and relations are fundamentally changed before and after the recession. Before the recession ये सिमिलर पोजीशन पे थे, अब बिल्कुल ही हाल चेंज हो चुके हैं। This type of recovery is called K-shaped because the path of different parts of the economy, when charted together, may diverge like this. They are diverging, resembling the two arms of a Roman letter K. Hence the name K-shaped recovery. Now, ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज अभी रिसर्च आई है कि इंडिया में जो रिकवरी हो रही है वो के शेप्ड रिकवरी हो रही है। के शेप्ड रिकवरी किस केस में हो रही है? एक तो सेक्टोरल केसेस में हो रही है कि कुछ सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अच्छे से रिकवर नहीं कर रहे, तो एक वो केस है के शेप्ड रिकवरी का। दूसरा केस है कि ऑलरेडी जो वेल्दी हाउस होल्ड्स थे उन्होंने तो अपनी वेल्थ बढ़ा ली है, पर जो वल्नरेबल हाउस होल्ड्स थे, पुअर हाउस होल्ड्स थे, वो उस पोजीशन में भी नहीं है, वो और डिक्लाइन करते जा रहे हैं, राइट? तो ये डिफरेंशियल रिकवरी हो रही है, और न्यूज में इसलिए था कि वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स और बुरे हो गए हैं और अच्छे हाउसहोल्ड्स और अच्छे हो गए हैं। रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। इन अ सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिकवरी पाथ है, इसमें एक तरह से वेल्थ ट्रांसफर हो रही है पुअर से रिच। उल्टा होना चाहिए, रिच से पुअर जानी चाहिए वेल्थ, पर इसमें उल्टी जा रही है वेल्थ, पुअर से रिच जा रही है, क्योंकि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। सो इन अ सेंस वेल्थ इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुअर टू रिच, व्हिच इज अ वेरी बैड सिचुएशन। एक तो सोशली बैड सिचुएशन है कि ये अच्छा नहीं होता, जस्टिस नहीं कहेंगे हम इसे, ये अच्छी चीज नहीं है, मॉरली एथिकली अच्छी चीज नहीं है। तो ये तो मॉरल और एथिकल आर्ग्यूमेंट हो गई। एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट भी है इसकी। कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इकोनॉमी को भी मीडियम या लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। अब इकोनॉमी को मीडियम और लॉन्ग टर्म में नुकसान कैसे होगा? एथिकल और मॉरल आर्ग्यूमेंट तो आप समझ गए होंगे कि पुअर से पैसा रिच की तरफ जा रहा है, पर इकोनॉमी को भी नुकसान होगा मीडियम और लॉन्ग टर्म में, ये कैसे? देखो, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पुअर हाउसहोल्ड्स होते हैं ना, पुअर हाउसहोल्ड्स होते हैं, उनके पास जितना पैसा होता है ना, वो उसका ज्यादा परसेंटेज कंज्यूम करते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो, जो आपकी इनकम होती है ना, किसी भी हाउस होल्ड के पास ना इनकम आती है, कुछ पैसा आता है। अब उस पैसे को वो दो तरीकों से यूज करते हैं। एक तो उससे चीजें खरीद लेते हैं जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन, एक कुछ पैसा वो सेव कर लेते हैं। हम सब यही करते हैं, जितना पैसा हमारे पास आता है हम कुछ कंजम्पशन पे लगा देते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं। नाउ जो वेल्दी हाउस होल्ड्स होते हैं ना, अगर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम देखा जाए तो वो ज्यादा परसेंट अपनी इनकम का सेव करते हैं, ठीक है, और कम परसेंटेज कंज्यूम करते हैं। वेल्दी हाउसहोल्ड्स के पास ये लग्जरी है। अगर मैं दिन के 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरे दिन की जरूरत 30,000 40,000 होगी। दैट मीन्स 30 to 40% मैं सिर्फ कंज्यूम कर रहा हूं, 60 to 70% मैं सेव कर रहा हूं। पर जो पुअर हाउसहोल्ड है, जो दिन के 1,000 रुपए कमा रहा है, उसकी भी दिन की रिक्वायरमेंट कुछ तो है, खाना पीना, उसके पैसे खर्च हो जाते हैं 700-800 रुपए।
तो वो 70 to 80% अपनी इनकम का कंज्यूम कर रहा है. सो पुअर हाउसहोल्ड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंज्यूम मोर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एज कंपेयर टू रिचर हाउसहोल्ड्स. ये बात समझ आ गई? नाउ पुअर हाउसहोल्ड्स हमारे कंट्री में ज्यादा हैं और पुअर हाउसहोल्ड्स की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू रिचर हाउसहोल्ड्स. रिचर हाउसहोल्ड्स की प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है, राइट? नाउ जो कंज्यूम ज्यादा करने वाले लोग हैं, अगर उनकी इनकम ही आप कम कर दो तो उनकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी. अगर उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी और पूरे इंडिया में सारे लोगों की, मैक्सिमम लोगों की कंजम्पशन अगर कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं इंडिया में एग्रीगेट डिमांड लेवल्स गिर जाएंगे. और अगर इंडिया में एग्रीगेट डिमांड लेवल्स गिर गए तो भाई डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होंगे? बिजनेसमैन को अगर डिमांड ही नहीं मिलेगी उनके प्रोडक्ट्स की तो वो बनाएंगे क्यों? तो जब भी एग्रीगेट डिमांड गिरती है, थोड़े टाइम में ही उसके बाद जीडीपी गिरनी शुरू हो जाती है. तो अगर के शेप रिकवरी ये रिजिड रहती है, चलती रहती है, तो ये सिचुएशन होगी. Aggregate demand levels would fall, GDP would fall, and hence that's why I said कि medium to long term में this is harmful for the economy. K-shaped recovery is harmful for the economy. ठीक है? Implications for India जो मैंने अभी बताया है वही लिखा हुआ है. पढ़ लेते हैं. Households at the top of the pyramid are likely to have seen in their incomes largely protected. ठीक है? Meanwhile, households at the bottom are likely to have witnessed permanent hits to jobs and incomes. जो रिच थे वो किसी तरह बच गए और अब वो ठीक रिकवर कर रहे हैं. जो पुअर है उनको परमानेंट सा डैमेज हो गया है. टू द एक्सटेंट दैट कोविड-19 हैज ट्रिगर्ड एन इफेक्टिव इनकम ट्रांसफर फ्रॉम पुअर टू द रिच, दिस विल बी डिमांड इंपीडिंग. एग्रीगेट डिमांड लेवल्स गिराएगा बिकॉज द पुअर हैव अ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दे टेंड टू स्पेंड इंस्टेड ऑफ सेविंग अ मच हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम. यही हमने जो बात करी थी अभी. If COVID-19 reduces competition or increases the inequality of incomes and opportunities, it could impinge on the trend growth. Overall, eventually growth गिरेगी in developing economies like India by hurting productivity and tightening political economy constraints. ये political economy constraints का मतलब पता क्या है? अगर poor households नीचे गिरते जाएंगे तो होगा eventually पता है क्या? एक तो aggregate demand levels गिरेंगे, दूसरा politicians पे भी प्रेशर आएगा क्योंकि पुअर हाउसहोल्ड्स आर मोर इन नंबर, वोट बैंक अच्छा खासा है, तो पॉलिटिशियंस पे प्रेशर होगा कि उनको गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा दे, उन पे स्पेंडिंग ज्यादा करे. अब गवर्नमेंट की तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की, पर अगर ज्यादा लोग पुअर होते जाएंगे तो गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा कि वो इन पुअर हाउसहोल्ड्स को ज्यादा सब्सिडीज दें, ज्यादा वेलफेयर एक्सपेंडिचर करें, जरूरत से ज्यादा करें. इसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस पे प्रेशर है, इसलिए ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन या गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे बर्डन है. पॉलिटिकल इकोनॉमी कंस्ट्रेंट्स. और पुअर को हेल्प ज्यादा करना पड़ेगा, उस पे खर्चा ज्यादा होगा, रिफॉर्म्स पे कम खर्चा होगा, जो एक विशियस साइकिल है. रिफॉर्म्स पे कम खर्चा होगा तो इकोनॉमी और गिरेगी, गवर्नमेंट को और खर्चा करना पड़ेगा, फिर ज्यादा स्पेंडिंग खर्चे पे होगी, रिफॉर्म्स पे नहीं होगी, फिर वही विशियस साइकिल, राइट? तो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है. क्लियर? तो ये बेसिक सा इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया. बहुत छोटा टॉपिक था, पर मैंने सोचा कि मैं आपसे बाकी कर्व्स भी डिस्कस कर लूं. के शेप तो आपको समझ आ गया, अब आप बाकी कर्व्स भी देख लेना, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा. एक होती है वी शेप्ड रिकवरी. वी शेप क्या होगी? इकोनॉमी गिरी फिर फटाफट से रिकवर कर गई. एक होती है एल शेप्ड रिकवरी, इकोनॉमी गिरी और गिरी ही रहती है. एक है डब्ल्यू शेप्ड, गिरी फिर बढ़ी फिर गिरी फिर धीरे धीरे रिकवर कर रही है. एक है यू शेप्ड रिकवरी कि इकोनॉमी गिरी फिर बहुत टाइम तक नीचे ही रहती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, ये यू शेप्ड है. फिर नाइकी स्वूश शेप्ड, ये वैसे ही कर्व डाल दिया, ये वी शेप्ड जैसा ही है कि फटाफट रिकवरी है. जेड शेप्ड क्या है? इकोनॉमी बढ़ी फिर गिरी फिर बढ़ी, ये डब्ल्यू शेप्ड, स्क्वायर फुट शेप्ड या पढ़ ही सकते हो, और ये है आपका के शेप्ड. तो ये डिफरेंट कर्व्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखना, इसे पढ़ लेना. ऑलराइट, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज रिलेटेड टू ग्रीन बॉन्ड्स. अब ग्रीन बॉन्ड समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं. नाउ आई वाज इनिशियली अज्यूमिंग कि आपको बॉन्ड्स के बारे में पता है, पर फिर भी जिन लोगों को नहीं पता बॉन्ड्स के बारे में, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूं बॉन्ड्स होते क्या हैं.
लेट्स सपोज ये एक कंपनी है, कंपनी ए। अब इस कंपनी को ना एक्सपैंड करना है। अब इस कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है तो इसे पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए ना इसके पास एक तरीका है, पैसा बोरो कर ले, और लोगों से ही बोरो कर ले, बैंक से ना बोरो करे, लोगों से ही बोरो कर ले। तो ये क्या करता है, ये ना एक पीस ऑफ पेपर लेता है, उस पीस ऑफ पेपर पे लिख देता है कि ये पीस ऑफ पेपर पे मुझे चाहिए, फेस वैल्यू लिखता है 100 रुपीज। ठीक है, जो इंसान मुझे आज 100 रुपीज देगा, मुझे ये जो इंसान भी नहीं, मुझे 100 रुपीज चाहिए, मुझे एक साल के लिए 100 रुपीज चाहिए, और एक साल बाद मैं आपको 107 रुपीज वापस कर दूंगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है कंपनी ए की, उसे चाहिए 100 रुपए बोरो करने हैं, और एक साल बाद वो जिससे बोरो करेगा उसे 107 रुपए दे देगा ना। ये सारी डिटेल्स ना ये कंपनी इस पीस ऑफ पेपर पे लिख देती है। ठीक है, और इस पीस ऑफ पेपर को मार्केट में सेल करती है। अब यहां पे एक इंसान है जिसे मैं कह देता हूं सब्सक्राइबर। ये सब्सक्राइबर, इसके पास पैसे हैं, इसके पास 100 रुपीज पड़े हुए हैं, ये कहीं डालना चाहता है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। ये देखता है कि इस कंपनी ने बॉन्ड इशू करा हुआ है, पेपर इशू करा हुआ है, तो ये मार्केट में जाएगा और ये पेपर खरीद लेगा। कितने का खरीदेगा? 100 रुपीज का खरीदेगा। अब जैसे ये 100 रुपीज का पेपर खरीदेगा तो ये पेपर बेच कौन रहा है? ये कंपनी बेच रही है। ये कंपनी ने ये पेपर बेचा और अब ये पेपर चला गया सब्सक्राइबर के पास और 100 रुपीज चले गए कंपनी के पास। अब ये जो पेपर है ये प्रूफ है इस सब्सक्राइबर के पास कि मुझे ये कंपनी एक साल बाद 107 रुपए ओ करती है। ये जो है ये एक प्रूफ है, ये एक प्रॉमिस है कि I have given 100 rupees to company A and after 1 year this company will pay me back 107 rupees. Now ये जो promise है इसे हम कहते हैं bond. So bond is a way through which companies, even governments, borrow money. ठीक है? Now bond आपको मोटे मोटे तौर पे समझ आ गया, तो ये green bond क्या भला है? देखो, जैसा कि आप जानते हो कि एनवायरमेंट बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, क्लाइमेट चेंज, COP26 अभी हुआ था, काफी ज्यादा बातें हो रही हैं कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अडेप्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, राइट? हमें पैसा चाहिए टू मिटिगेट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, टू अडेप्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, राइट? अब वो पैसे के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक सोर्स पता क्या है? ग्रीन बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके थ्रू जो पैसा रेज किया जाता है या बोरो किया जाता है उसे लगाया जाएगा सिर्फ क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स पे या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स पे। तो मान लो मेरी कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड इशू करा, तो उस ग्रीन बॉन्ड से जो मेरे पास 100 रुपए आएंगे, पैसे आएंगे, उसे मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए ही यूज कर सकता हूं। कोई एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के सोलर पावर पार्क बना दिया, कुछ कर दिया ऐसे, राइट? तो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसकी तरफ ही यूज कर सकता हूं, हेंस इसका नाम ग्रीन बॉन्ड है। ठीक है, बस कॉन्सेप्चुअली आपको यही पता होना चाहिए। बाकी डिटेल्स क्या है, ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द कंट्रीज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, हैज डुअल लिस्टेड इट्स 650 मिलियन ग्रीन बॉन्ड साइमल्टेनियसली ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का मतलब, जैसे मैंने बताया था कि ये कंपनी इस पीस ऑफ पेपर को मार्केट में उतार देगी। मार्केट में ये सब्सक्राइबर्स घूम रहे हैं, ये कोई भी सब्सक्राइबर इस बॉन्ड को परचेज कर लेगा। अब ये मार्केट क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस होती हैं ये मार्केट प्लेसेस। तो एसबीआई ने ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे हैं और एसबीआई ने इतने के 650 मिलियन डॉलर्स के ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे हैं और उन्हें दोनों जगह, दो मार्केट्स पे डाला है, डुअल लिस्टेड। एक तो इंटरनेशनल इंडिया एक्सचेंज और एक लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। This dual listing is in line with this year's topic of World Investors Week, Sustainable Finance, as indicated by the regulatory body, International Financial Services Center Authority. खैर ये तो डिटेल है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए हमें डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे, राइट? तो ये है। बाकी ग्रीन बॉन्ड क्या होता है हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है? बाकी आप नोट्स में से जरूर पढ़ लेना व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स।
अच्छा, एक और चीज, ग्रीन बॉन्ड्स अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लू बॉन्ड्स भी कुछ होते हैं। तो ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं? मैंने वैसे तो न्यूज में सिर्फ ग्रीन बॉन्ड्स था, पर ब्लू बॉन्ड्स पे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैंने ब्लू बॉन्ड्स भी डिस्कस कर लिया। ब्लू बॉन्ड्स क्या होंगे? वेल, ओशियन रिकवरी या ओशियंस को, सी को, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हम ब्लू बॉन्ड इशू करते हैं। तो इससे जो पैसा आएगा वो कोस्टल रिकवरी के लिए होगा, ओशियंस को अच्छे से डेवलप करने के लिए होगा। जैसे ब्लू बॉन्ड्स आर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट प्रोटेक्ट द ओशन एंड रिलेटेड इकोसिस्टम्स। तो है तो ये एक तरह का ग्रीन बॉन्ड का सब टाइप ही, पर इसका जो लेना देना है वो ओशन से है, बिकॉज ओशंस को प्रोटेक्ट करना भी क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। This can include projects to support sustainable fisheries, protection of coral reefs and other fragile ecosystems. Pollution कम करना, ocean acidification कम करना, उसके लिए आप ब्लू बॉन्ड इशू करते हो। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना, ब्लू बॉन्ड्स आर अ सब टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर ग्रीन बॉन्ड्स, बट नॉट ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर ब्लू बॉन्ड्स। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड इशू पे, विच इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। नाउ ये क्या है? पहले तो न्यूज में देख लेते हैं अभी, फिर हम बात करेंगे कि होते क्या हैं। India will release 5 million barrels of crude oil from its emergency stockpile in tandem with the US, China, Japan and other major economies to cool oil prices. This is the first time ever that India, which stores 5.33 million ton of crude oil in underground caverns at 3 locations on the east and west coast, is releasing stocks for such purposes. The US had last week made an unusual request to some of the largest oil-consuming nations, including China, India, and Japan, to consider releasing crude stocks in a coordinated effort to pare global energy prices. This after OPEC and its allies rebuffed repeated requests to speed up production increases. Now, ये पूरा मुद्दा मैं आपको समझा देता हूं। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं। देखो, हिस्ट्री में ना 90s में भी 70s में भी बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जो ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, उन्होंने सप्लाई रोक ली है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल शॉर्टेज हो जाती है। नाउ इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया खुद नहीं ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, राइट? और इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट भी इन गल्फ कंट्रीज से, ओपेक कंट्रीज से करता है। नाउ इंडिया को पता है कि कभी ना कभी हमेशा ना शॉर्टेज होगी। ओपेक कंट्रीज के पास ना एक तरह की मोनोपोली है, इनका मन करता है ये रोक लेते हैं सप्लाई, इनका मन कर देते हैं ये बढ़ा देते हैं सप्लाई, राइट? 1970s में ऐसा हुआ, 1990s में ऐसा हुआ, है ना? तो इंडिया को पता है कि टेम्परेरीली ना, और हर कंट्री को पता है शॉर्टेजेस आती रहती हैं, जिनकी वजह से प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो शॉर्टेज अगर आएगी तो इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। इसीलिए 1990s में इंडिया ने डिसाइड करा था कि हम ना क्या करेंगे, जब सप्लाई अच्छी है ना ऑयल की, उस टाइम पे ना कुछ ऑयल ना साइड पे सेव कर लेंगे। ठीक है, बफर बना लेंगे, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना लेंगे। ये रिजर्व्स हम रखेंगे, सेव करके रखेंगे, ताकि कल को अगर शॉर्टेज हो जाए सप्लाई में तो हम इन रिजर्व्स को यूज कर सकें। बड़ा सिंपल सा आइडिया है, राइट? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या हैं आपके, कि आपने रिजर्व करके रखा हुआ, कभी शॉर्टेज होती है जैसे कि अभी चल रही है तो इसे यूज कर लो। नाउ जरूरी नहीं है कि इंडिया ने ही ये आइडिया इजाद किया हो, इंडिया के पास ही हो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का आइडिया, और बहुत सारी कंट्रीज पे है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, जापान वगैरह वगैरह, इन्होंने देखा कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट? और इन सारी कंट्रीज ने ओपेक कंट्रीज को, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं मोस्टली, उनको रिक्वेस्ट करी है कि आप सप्लाई बढ़ा दो, पर रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी इन्होंने सप्लाई बढ़ाई नहीं है। तो अब फंस गए हैं, ये सप्लाई बढ़ा नहीं रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने, क्या डिसाइड करा है कि इनके पास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है ना, उसमें से ये पेट्रोल निकालना शुरू कर दें, जिससे ग्लोबली सप्लाई बढ़ जाएगी। ग्लोबली सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस पे थोड़ा कूलिंग ऑफ इफेक्ट आएगा, राइट? तो ये कंट्रीज कर रही है, इसीलिए इंडिया ने भी अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल ऑफलोड कर दिया है सप्लाई बढ़ाने के लिए, और बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं। तो अगर बाकी कंट्रीज भी करेंगे, इंडिया भी करेंगे, तो ग्लोबली क्रूड ऑयल की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसमें प्राइसेस पे थोड़ा सा सोबरिंग इफेक्ट आएगा।
राइट, मेक सेंस। और ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महंगा होता है तो फ्यूल महंगा होता है, फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें आपके पास ट्रांसपोर्ट होकर ही पहुंच रही हैं, राइट। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इससे, मेक सेंस। हाँ, ये तो आपको ओवरऑल पूरी न्यूज समझ आ गई। अब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया में एक्चुअली हैं क्या। इंडिया ने एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम चलाया था। These are huge stockpiles of crude oil to deal with any crude oil related crisis like the risk of supply disruption, कोई natural disaster आ गया, गल्फ एरियाज में वॉर हो गया, मान लो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इनके बीच में वॉर हो गया तो ऑयल प्रोडक्शन रुक जाएगी, from natural disasters, war or other calamities. The petroleum reserves are strategic in nature and the crude oil stored in these reserves will be used during an oil shortage event. वैसे पड़ा रहेगा, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तभी निकालेंगे, जैसे कि अभी है। Construction of strategic crude oil storage facilities is being managed by Indian Strategic Petroleum Reserves Limited. ये कंपनी का नाम याद रखना, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था जिसे बनाया गया था just to maintain strategic petroleum reserves. इसका नाम याद रखना है, पूछ सकते हैं। A special purpose vehicle which is wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. ये पूरी जो लाइन है इसमें इंफॉर्मेशन है रट्टा मारने वाली, रट्टा मारना है आपने, यू हैव टू क्रैम दिस पोर्शन। अच्छा, 2 फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ था। अंडर फेज 1 आपने बनाए थे 3 जगहों पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पदूर। अंडर फेज 2 आप और बना रहे हो, चंदीखोल उड़ीसा में, पदूर में, ठीक है, और बना रहे हो आप, क्लियर। तो आप अच्छे खासे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रहे हो इस सिचुएशन जैसे कि अभी आ गई है शॉर्टेज की, उससे पार पाने के लिए। ऑलराइट, मेक सेंस। चलो, एंड लास्ट इज भारत गौरव स्कीम। अब ये भारत गौरव स्कीम है क्या? वेल, टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, द रेलवेज हैज अनाउंस्ड द भारत गौरव स्कीम। Under this scheme, theme-based tourist circuit trains on the lines of Ramayan Express can be run by either private or state-owned operators. तो एक ये भारत गौरव स्कीम एक स्टेप है कि रेलवेज थोड़ी सी प्राइवेटाइज हो जाएंगी और ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो आपने ना रेलवे लाइंस बिछाई हुई हैं जहां जहां रामायण के लिए इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस है, जैसे अयोध्या हो गया, वैसे वैसे, तो उसे रामायण एक्सप्रेस बना दिया, रामायण सर्किट बना दिया। वैसे ही आप और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ऐसे ऐसे सर्किट्स बना रहे हो। इससे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इंफ्रा बढ़ेगा, दूसरा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेलवेज बढ़ेगी, तीसरा टूरिज्म को फायदा होगा। तो विन 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 सिचुएशन है इसमें। इसके मेन फीचर्स यहां पे हैं, वो आपको रटने ही है तो आप देख लेना, ठीक है। ये स्कीम में कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ये स्कीम में बस मेन फीचर्स हैं, कुछ रटने वाली चीजें हैं कि ये स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है, इसमें कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल्स पता होनी चाहिए आपको। एडवांटेजेस मैंने यहां पे लिखे नहीं है स्कीम के, एडवांटेजेस आपने खुद गेस करने हैं। वैसे ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूं कि टूरिज्म का एडवांटेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज है, आपने उस पे एक्सपैंड करना है। तो ये आपका होमवर्क होगा, इस स्कीम के, भारत गौरव स्कीम के एडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक है। मेंस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आपने लिस्ट आउट करने एडवांटेजेस। ऑलराइट, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। वी आर डन विद टुडेज लेक्चर फॉर करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, एंड वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट अकर्ड इन द पास्ट वीक, ठीक है। अब जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चंस इसी लेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए देता हूं, तो देख लेते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिनके आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। Which of the following cannot be considered as an advantage of strategic petroleum reserves? A. Can be used to have a sobering effect on fuel prices. B. Can be used to manage temporary supply shock. C. Is used to manipulate global oil prices. D. Is used to tackle supply disruption due to natural disasters. इसमें से कौन सा नहीं है? Cannot. Question 2. Which of the following statements is true regarding V-shaped recovery? Long tedious recession with very slow recovery rate. It refers to the situation of differential recovery of haves and have-nots. तो इन दोनों में से कौन सा फीचर है V-shaped recovery का?
only one, only two, both, neither. Alright? ठीक है? चलो फिर. That's it from my side, guys. I hope you liked today's lecture and I hope many of your doubts got cleared in this lecture. If you still have some doubts, well, you're free to ask us those doubts. You can email us, WhatsApp us. There are a number of communication channels open to you all. Alright then. Thank you so much, guys.